गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, आगम की धारणाएं। हम लोग पिछले 2 चैप्टर्स में उत्पाद और लागत की धारणाएं पढ़ चुके हैं। उत्पाद में हमने उत्पादन फलन भी पढ़ लिया है और क्या क्या उसके स्टेजेस रहते हैं वो भी हम जान चुके हैं। साथ ही हम यहाँ पर बार बार एक वर्ड्स का आप देखेंगे, कुल, सीमांत और औसत, ये वर्ड यूज हो रहे हैं, ये भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए कि आगम होता क्या है। हमने वस्तुओं का उत्पादन किया और हमारी जो भी लागत है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उत्पादन के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वस्तुओं को बेचना। जब वस्तुओं को बेचा गया या सेवाओं को बेचा गया तो बदले में जो प्राप्त हुआ वो कहलाता है आगम। तो ये 3 प्रकार के हैं, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। कुल आगम एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो धन प्राप्त होता है वो कुल आगम कहलाता है। देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान से समझने की बात है, कुल उत्पाद एक अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि जितना भी हमने उत्पाद किया है, जितनी भी मात्राएं प्रोड्यूस की है वस्तु की, वो सभी की सभी हम बेच रहे हैं तो अच्छी बात है, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा कुल आगम में। लेकिन अगर वो सारा नहीं बिका, मान लीजिए कुल उत्पाद हुआ है 1000 और हमने मात्राएं बेची है 100, तो हम कुल आगम का पता इस 100 से ही लगाएंगे, क्योंकि कीमत रही 50 रुपये, तो कुल आगम से प्राप्ति जो हुई है वो ये 5000 रुपये। फिर है सीमांत आगम। सीमांत आगम में एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है, तो बेची गई मात्रा में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण जो कुल आगम में परिवर्तन आया। अब मैंने कहा कि 100 मात्राएं बेची है, मान लीजिए एक और मात्रा बेच लेते हैं, 101 कर देते हैं, तो क्या परिवर्तन आएगा? अब परिवर्तन आएगा 5050 रुपये। तो ये परिवर्तन आया। और एक मात्रा जो हम पता लगाएंगे कि एक मात्रा बेचने से कितना परिवर्तन आया, 50 रुपये का परिवर्तन आया। यही हमारा सीमांत आगम है। इसके 2 फॉर्मूले हैं, या तो आप चेंज इन टीआर ओवर चेंज इन क्यू कर सकते हैं, या फिर टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1, यानी कि ये हमारा होता है ओल्ड, पुराना जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू है, ये है न्यू। तो इन दोनों में से हम डिफरेंस निकालेंगे, हमें सीमांत आगम पता चल जाएगा। फिर है औसत आगम। औसत आगम उत्पादन की प्रति इकाई की बिक्री से, जो कि है टीआर बाई क्यू, यानी कि जितना भी टोटल रेवेन्यू हमें मिला है उसमें बेची गई मात्रा। जैसे मान लीजिए टोटल रेवेन्यू अगर हमें पता है 5000 रुपये और टोटल बेची गई मात्रा है 100, यानी कि प्रति जो वस्तु है वो प्रति इकाई कितने रुपए में बिकी, वो बिकी 50 रुपये। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे आगे जब हम इसके संबंध ज्ञात करेंगे तो संबंध भी बिल्कुल मिलते जुलते आपको लगेंगे जैसे हमने कुल लागत के किए थे। और तो बहुत डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें जो मेन समझना है वो ये समझना है कि अब अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मार्केट, कि मार्केट में ये कैसे इस्तेमाल होती है। वहाँ पर हमें लागत की भी आवश्यकता है, मार्केट में हमें रेवेन्यू की भी आवश्यकता है। तो इनके जो कर्व्स बनते हैं, जो इनकी टेक्निकल जो भी बातें हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। हाँ जी, तो हम समझ चुके हैं टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम क्या होता है। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, टेबल में आप देख सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, उत्पाद वाले चैप्टर में भी और लागत वाले में भी हमें टेबल कंप्लीट करने के लिए दी जाती है। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है और कैसे कंप्लीट की जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्वांटिटी बताई हुई है टेबल में, साथ ही P इज इक्वल टू AR लिखा है। P इज इक्वल टू AR क्यों लिखा है? क्योंकि AR क्या है, TR बाई क्यू। TR क्या है? TR है P इंटू क्यू, यानी कि जितनी भी वस्तु की कीमत है और जितनी मात्रा बेची गई है उनको गुणा करके जो हम कुल निकालते हैं वो TR है। तो आप देख रहे हैं PQ बाई क्यू में से Q कट गया और बचा P। तो बेसिकली AR यानी कि एवरेज रिवेन्यू वो होता है जो प्राइस होता है, वस्तु का कीमत होती है, वो एवरेज रिवेन्यू यानी औसत आगम होती है। TR का फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं, MR का कर चुके हैं। टेबल आप देखेंगे समझ जाएंगे। PR और MR मैंने कांस्टेंट ली हुई है बहुत आसानी से समझने के लिए। यहाँ मेन बात होती है, जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो है संबंधों के ऊपर। पहला संबंध है TR इज इक्वल टू AR इंटू क्यू, ये फॉर्मूला हमें मालूम है। साथ ही TR जो होता है वो समेशन ऑफ MR, यानी सभी सीमांत आगमों का जोड़, कि जितनी भी सीमांत आगम है आप देख रहे हैं MR पे 10 10 10 10, इन सबको जोड़ेंगे तो हमें कुल आगम मिल जाएगी। दूसरा है AR इज इक्वल टू TR बाई क्यू, ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं। तीसरी बात है जब AR स्थिर है तो AR इज इक्वल टू MR, जब भी AR स्थिर होगा, प्राइस वस्तु का स्थिर होगा, तो MR भी उसका स्थिर होगा, यानी कि उसकी जो औसत आगम है वस्तु की, अगर वो स्थिर है तो वस्तु की सीमांत आगम भी स्थिर है। ये याद रखनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनके। जब TR बढ़ती दर पे बढ़ता है तो MR भी बढ़ता है, TR स्थिर दर पे बढ़ता है तो MR स्थिर होता है, और TR घटती दर पर बढ़ता है तो MR घटता है।
साथ ही साथ जब टी आर मैक्सिमम है तो एम आर शून्य है। पहले हम तमाम बार कर चुके हैं ये चीज़ें। टी आर जब घटता है तो एम आर नेगेटिव हो जाता है। ए आर यानी औसत आगम जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और एम आर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये आप आसानी से समझ पाएंगे। अब हम ये करते क्यों है, रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट हम करेंगे, हम आगे बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले मार्केट को। तो यहाँ पर हमने देखा है कि मार्केट में रिवेन्यू कर्व अलग अलग क्या बनते हैं। अभी आपको शायद हो सकता है बहुत डिटेल समझ में ना आए, आप कंफ्यूज भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे कि किस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको रिवाइज करना होगा चैप्टर नंबर 5 जो हमने किया था मांकी लोच, वो यहाँ पर आएगा। 3 तरह की बाजारों की स्थिति हमने देखी हुई है। बाजार क्या होते हैं ये सारी डिटेल्स हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। पहली स्थिति बाजार की होती है पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि फर्म जो होती है वो बाजार कीमत पर बिक्री करती है। इसका अर्थ ये होता है कि मार्केट में समान तरह के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, यानी कि जितनी भी फर्म है वो समान, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सेम तरह का कपड़ा वो प्रोड्यूस कर रही है, तो उनकी कीमतें भी समान रहती है। तो ऐसे में जो प्राइस होते हैं वो AR और MR दोनों बराबर होता है, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई ये डिसाइड करते हैं। प्राइस वही डिसाइड होते हैं जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। तो यहाँ पर AR और MR इज इक्वल टू रहेगा, यानी कि यहाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप देखिए परफेक्टली इलास्टिक जो है वो कर्व बनता है रिवेन्यू कर्व। परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार, यानी कीमत में जरा सा परिवर्तन, मांग शून्य हो जाएगी। दूसरी प्रतियोगिता होती है एकाधिकार। एकाधिकार में आगम वक्र कैसा बनता है, तो AR और MR दोनों बाएं से दाएं की ओर नीचे जाते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी AR और MR नीचे की ओर। अब इसमें डिफरेंस क्या है, एकाधिकार होता है जब मार्केट में एक ऐसी फर्म है जो इकलौती मतलब एक अधिकार है, उसके अलावा कोई दूसरी उस वस्तु या उस सेवा को बेच नहीं रही है। जैसे भारतीय रेलवे है, तो रेलवे अभी पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में। हमारे हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के हाथ में, तो उनका एकाधिकार है। तो एकाधिकार की स्थिति में क्या होता है, जो AR हमेशा याद रखना, AR जो होता है वो डिमांड कर्व होता है। कि डिमांड कैसी रहती है यहाँ पर, लेस इलास्टिक। आप देख रहे हैं कि बिजली, ठीक है, हम लोग थोड़ा पहले की तुलना में यूज़ कम कर देते, बिजली के दाम बढ़ गए, आप देख रहे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन हम पूरी तरह से उसके यूज़ को कट नहीं कर पाते क्योंकि वो आवश्यक वस्तुएं हैं। अब सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या हम एकदम से सिलेंडर की मात्रा कम कर देंगे? हम पहले की तुलना में थोड़ा सा कंजम्पशन कम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजम्पशन में कमी नहीं आती है, क्योंकि एकाधिकार की स्थिति है और इनके हाथ में ही होता है कि वस्तु के जो प्राइस लेना चाहे, सेवाओं के जो प्राइस लेना चाहे वो लेते हैं। तो MR और AR, और याद रखना जब भी AR गिरता है MR उससे तेजी से गिरता है, तो MR कर्व हमेशा AR से नीचे की ओर होगा। इसकी सारी डिटेलिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ जान रहे हैं कर्व की शेप क्या होती है। तो कर्व की शेप है लेस इलास्टिक, और एकाधिकारी प्रतियोगिता में कर्व की शेप होती है मोर इलास्टिक, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में हर एक फर्म अलग वस्तुएं बेच रही है, लेकिन वो एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तु है। जैसे मार्केट में बहुत सारी नहाने की साबुन आना, डिटर्जेंट पाउडर आना, बहुत सारी चाय पत्ती आना, तो ये सब क्या है, अपनी तरफ से तो ये एक यूनिक चीज़ बेच रही है, नाम अलग है, प्रोडक्ट अलग है, लेबल अलग है, और मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज है सब कुछ अलग है, लेकिन बेसिकली वो क्या एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। अगर हमें लाइफ बॉय नहीं मिला तो हम लोग सिंथॉल ले लेंगे, तो ये सब्सटीट्यूट यानी प्रतिस्थापन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोर इलास्टिक, यानी कि कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन वस्तु की डिमांड में, और उससे भी कहीं ज़्यादा परिवर्तन ले आएगा। अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ, ये मैंने कहा डिमांड कर्व होता है जो AR होता है, कि वस्तु की डिमांड डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर, कि आप यहाँ देखिए प्राइस में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा परिवर्तन भी वस्तु की मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला देते हैं। तो इसकी पूरी डिटेलिंग हमें समझनी है आगे वाले चैप्टर में। ये आपके बेसिक चैप्टर्स थे। फर्म को अगर समझना है, मार्केट को समझना है, तो इन चैप्टर्स को अच्छे से कीजिए। इसकी एक्सरसाइज में बहुत सारी टेबल सॉल्व करने के लिए दी गई है, वो टेबल भी आप सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर मार्केट। थैंक यू।